कुछ व्यक्तित्व आपको हैरान करते हैं, चौंकाते हैं। आपको आश्चर्य होता है कि एक छोटी सी जिंदगी में कोई इतने सारे काम कैसे कर सकता है। लोग असफल होने पर नया रास्ता चुनते हैं, पर इन्होंने कई काम किए, सब जगह सफलता के शीर्ष को छुआ, फिर भी भीतर कुछ नया करने का जुनून, एक आग रही जिसने हर बार कुछ नई चुनौती को स्वीकारा। वे बायोकेमिस्ट्री में एमफिल हैं, पत्रकारिता में डिग्रीधारी हैं, भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर रही, फिर एक न्यूज चैनल में कंसल्टेंट न्यूज एंकर रही। वर्तमान में वे दूसरे सिरे से राजनीति में सक्रिय हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नेशनल प्रवक्ता हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस में महासचिव हैं, साथ ही मध्य प्रदेश की कांग्रेस प्रशिक्षण टीम में सह प्रभारी हैं। ऐसी ही एक जिंदगी में कई जिंदगियों जितना जीने वाली सेवानिवृत्त विंग कमांडर अनुमा आचार्य आज हमारे साथ हैं। उनसे फौज, राष्ट्रभक्ति और राजनीति पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं पंकज मुकाती, पॉलिटिक्स वाला के खास शो राजनेता में अनुमा जी आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकों को बता दें, अनुमा जी मध्य प्रदेश के विदिशा की हैं और इन दिनों यहीं सक्रिय हैं। बात की शुरुआत, चूंकि राजनीति मुख्य मुद्दा है तो बात की शुरुआत राजनीति से ही करते हैं। वायुसेना में विंग कमांडर के बाद राजनीति में आने का फैसला कब और कैसे लिया आपने? पहली चीज तो ये कि मैं ये जानती नहीं थी कि राजनीति में मैं आऊंगी, लेकिन जिंदगी में संघर्ष एक के बाद आते चले गए। जब मैं विदिशा में जन्म लिया, मैंने एक साधारण से परिवार में, मेरे पिता वन विभाग में थे और उसके बाद धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश बने, केवल मध्य प्रदेश बने, तब मैं छत्तीसगढ़ में मैंने अपनी पढ़ाई की थी और फिर हम यहाँ आए। तो यहाँ आने के बाद भोपाल में ही मैंने एक के बाद एक अपने माता पिता को खो दिया। तो मुझे ऐसा लगता था कि जो मेरी दो छोटी बहनें हैं और मुझे जिंदगी में एक सही जगह पाना जरूर चाहिए। तो उसी समय भारतीय वायुसेना ने पहली बार महिलाओं की एंट्री के लिए एक विज्ञापन दिया और मैंने वो फॉर्म भरा। पहली बार मेरा रिकमेंडेशन हुआ, लेकिन जो फाइनल मेरिट लिस्ट थी उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन सेकंड बैच में जब वो लॉजिस्टिक्स ऑफिसर का पहला बैच था, उसमें मैं 6 लॉजिस्टिक्स अधिकारियों में से एक बनी। वायुसेना में कमीशन मिला। उसके बाद दोनों छोटी बहनों की पढ़ाइयां हुई। एक जिंदगी में मकाम वो आया जब मुझे लगा कि अब मुझे वाकई बहुत कुछ मिला है। और मुझे अक्सर लगता था कि मेरे पिता विदिशा को बहुत प्यार करते थे, जहां मेरा जन्म हुआ। तो मुझे लगा कि विदिशा नीति आयोग की रिपोर्ट में आज भी नीचे के जिलों में उसकी गिनती होती है। वो बेहद मतलब हम ये कह सकते हैं कि वहाँ कॉलेजेस तो हैं, लेकिन जिस तरह से वहाँ के क्षेत्र को आगे बढ़ना था उस तरह से वो नहीं बढ़ा। तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं राजनीति में मुझे मौका मिलेगा और मैं यहाँ आऊंगी, तो एक तो मैं अपने माता पिता को श्रद्धांजलि दे सकूंगी और दूसरे अपनी जन्मभूमि के लिए कुछ करूंगी, तो वही मोक्ष का मार्ग हो सकता है। जी। कभी आपको यह नहीं लगा कि कहाँ फौज की अनुशासित जिंदगी और कहाँ ये राजनीति का बेतरतीब, बेढब, अनुशासनहीन काम, वो भी कांग्रेस के साथ? ओके, तो मेरा ये कहना है कि फौज की जिंदगी अनुशासित जरूर है, लेकिन जिस वक्त हम आए थे तो हमें बहुत सी लड़ाइयां लड़नी पड़ी। पहली लड़ाई तो ये कि जब शुरुआती दौर में वायुसेना के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से जो लेटर निकला था, उसमें ये लिखा था कि महिला अधिकारियों को पेंशनेबल सर्विस मिलेगी। लेकिन 2002 के आसपास जब और लोगों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म की गई, उसी समय महिला अधिकारियों से भी उस समय की एनडीए सरकार ने वो हक वापस ले लिया। अब जब हम उस दौर में आए, जब हमारी सर्विस के लिए हमें रिलीज ऑर्डर थमा दिया गया, तो हम फिर वायुसेना का जो पहला विज्ञापन था उसको लेकर और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लेटर को लेकर जब हम हाई कोर्ट पहुंचे और हमने फिर वो केस जीता। उस केस जीतने के पहले हम 2 महीने पहले हम बहुत सी महिला अधिकारी बैठे थे और हम बहुत आपस में बहुत ही निराश थे कि क्या पता, ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं है, तो हमको भी शायद पेंशन मिलेगी नहीं मिलेगी। किसी ने कहा कि मैं अगर मुझे पेंशनेबल सर्विस मिलेगी तो मैं एक बच्चे की जो एजुकेशन है उसको स्पॉन्सर करूंगी। किसी ने कहा कि मैं अपने जो बाल हैं मेरे लंबे, इनको मैं तिरुपति में चढ़ा दूंगी। और मैंने कहा कि नहीं, अगर मुझे पेंशन मिलेगी तो मैं फिर राजनीति में आके विदिशा के लिए काम करूंगी। तो जब पेंशन मिली
उसके बाद मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा नेता मैंने श्रीमती इंदिरा गांधी को माना है। मैं समझती हूँ उनके जैसा कोई नेता ना पहले कभी हुआ और ना कभी होगा। तो मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना चाहती थी, लेकिन उन दिनों जब मैंने पार्टी से संपर्क करने की कोशिश की तो मुझे सफलता नहीं मिली। मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय में चिट्ठी लिखी तो प्रधानमंत्री ने मिलने बुला लिया और उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारी पार्टी के साथ में अहमदाबाद में काम करिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही बुलाया अच्छा, था। आपने बीजेपी में बात चिट्ठी लिखी? मैंने क्योंकि मेरे परिवार में कोई कभी पॉलिटिक्स में रहा नहीं, तो मैं राजनीति के बारे में वाकई कुछ नहीं जानती थी। तो मैंने जब कांग्रेस से लगातार कोशिश करते करते कोई सफलता नहीं मिली तो मुझे लगा कि चलिए हम कोशिश करके देखते हैं। और मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेल आईडी पर, ऑफिशियल मेल आईडी पर मेल लिखी और उन्होंने मुझे मिलने को बुला लिया। मैं तो 7वें आसमान पर, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री से कोई भी मिलने जाएगा वो खुश होगा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी पार्टी के साथ आप काम करिए, राजनीति सीखिए, तो चौथे दिन ही जब मैं गुजरात में उनके यहाँ काम करने गई तो मेरा दम घुटने लगा, क्योंकि मैंने देखा कि जो पार्टी महिला सशक्तिकरण के ऊपर कसीदे पढ़ती है, उस पार्टी में महिलाओं के इतने बुरे हालात हैं, उनकी कोई इच्छा नहीं जाहिर कर सकती, वो बोल नहीं सकती। और ये जब मैंने गुजरात में देखा तो मैंने अपने घर पे बात की, मैंने कहा मैं वापस आना चाहती हूँ। लेकिन मेरे घर के लोगों ने, जो कि मेरा हमेशा साथ देते थे, उन्होंने कहा कि आप देखो, वहां रहकर देखो, सीखो, पॉलिटिक्स तो सीखने में क्या बुराई है। मैंने वहां लगभग 35 दिन फिर किसी दूसरे सेक्शन में काम किया और जब मैं लौटी तो फिर मैंने विदिशा में स्कूल्स में करियर काउंसलिंग करना शुरू किया। और फिर एक समय जब 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे ऑफर दिया, बल्कि ऑफर ना देके उन्होंने सीधे न्यूज़पेपर में खबर चला दी कि इनको हमने विशेष आमंत्रित सदस्य बनाकर और अपनी पार्टी में मुख्य कार्यकारिणी में लिया है। तो फिर मैंने उनको फोन किया और मैंने कहा कि आपको मुझसे पूछना चाहिए था। उस दौर में मैंने देखा था कठुआ का रेप कांड हुआ था, जिसपे बीजेपी के लोगों ने उन रेपिस्ट को माला पहना के उनका सम्मान किया था। मेरा पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी से जो भ्रम कभी रहा भी होगा तो वो टूट गया था। कुछ तो वो गुजरात में ही टूट गया था जब मैंने महिलाओं की, वहां पॉलिटिक्स में उनकी जो महिलाएं हैं उनकी हालत देखी। वे बेहद दब्बू और सहमी हुई रहती थी। और बाकी सब मेरा तब टूट गया जब मैंने देखा कि जो लोग बलात्कारियों का सम्मान कर सकते हैं वो लोग इस लायक ही नहीं है कि हम उनके साथ जाएं और फौज की अपनी सर्विस को कलंकित करें। तो इसलिए मैंने उन्हें मना कर दिया। और वो एक ऐसा दौर था, मुझे लगता है कि मैं माता सरस्वती की काफी उपासक हूं, तो वो मेरी बुद्धि को, चाहे पूरी दुनिया एक तरफ जा रही हो तो भी वो मेरी बुद्धि को वहां रखती हैं जहां सच्चाई होती है। और आपका सवाल कि कांग्रेस में ही क्यों, क्योंकि इस देश की मिट्टी में वो कांग्रेस की विचारधारा है जिसमें सभी धर्मों को सम्मान मिलता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। संविधान का जो रचना हुई वो कांग्रेस की विचारधारा से हुई। कांग्रेस वे ऑफ लाइफ है, इसलिए कांग्रेस। हो सकता है कि आज लोग एक झूठे राष्ट्रवाद से चमके हुए हों, उनको उसकी चमक ने प्रभावित किया हो, लेकिन मुझे तो सच्चाई दिखती थी। तो मतलब आप पहले भारतीय जनता पार्टी में गई, आपको प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि आप हमारे साथ काम करिए, बुलाया, आपने जो भी चिट्ठी लिखी जी, लेकिन फिर आपका भाजपा से मन भरा और आप कांग्रेस में गई। हाँ, लेकिन ये एक आपका जो कहना, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि आप, आम आदमी को, कि आप कभी भाजपा में भी गई थी, पार्टी का संगठन आपने देखा, फिर कांग्रेस में आई। मैं एक चीज इसमें क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि मैंने एक बार भी बीजेपी विधिवत ज्वाइन ही नहीं की। मैंने उनके साथ काम किया, एक प्रोफेशनल की तरह काम किया, 35 दिन काम किया। वायुसेना में जो पेंशन वाला केस आप बता रही हैं, वो केस किस तरह से चला, मतलब उसका क्या मोड़ आया, उसमें आपकी क्या भूमिका रही और उसका क्या हुआ फिर अंत में? 2003 में जब महिला अधिकारियों को पूछा गया कि आपको सिर्फ 4 साल का एक्सटेंशन मिलेगा, तब तक हम 11 साल की सर्विस कर चुके थे, तो 4 साल का एक्सटेंशन मिलेगा तो आप उसके लिए स्वीकृति दीजिए। तो मैंने अपने एप्लीकेशन में लिखा कि मैं 4 साल के लिए स्वीकृति देती हूँ, लेकिन मुझे परमानेंट कमीशन की पात्रता भी दी जाए। उस चिट्ठी को भेजने के बाद हमें 4 साल का एक्सटेंशन मिला। उस दौर में मेरी एक सीनियर थी, वो और उनके साथ मेरी एक जूनियर ऑफिसर थे। ये लोग दिल्ली हाई कोर्ट में गए। उस समय मैं उनका साथ नहीं दे पाई क्योंकि वकील की फीस बहुत ज्यादा थी। लेकिन आगे चल के जब और भी महिला अधिकारी, हम करीब 20 महिला अधिकारी वायुसेना के एक साथ जब दिल्ली हाई कोर्ट में हमने अपना केस लगाया, तो मैं भी को एप्लीकेंट बनी।
और वो केस लगभग पूरा केस 2 साल चला और उसके बाद 10 मार्च 2010 को या 12 मार्च 2010 को हमको दिल्ली हाई कोर्ट में जीत मिली और उसके बाद भारतीय सेना और भारतीय नौसेना तो सुप्रीम कोर्ट में चली गई, लेकिन भारतीय वायुसेना की चूंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक पॉलिसी वाली चिट्ठी थी तो उन्होंने उसका सम्मान किया और वायुसेना की 20 महिला अधिकारियों को उस समय परमानेंट कमीशन यानी कि पेंशन की पात्रता मिल गई थी। अब जब अभी एक सवाल रह गया वो कि सेना का अनुशासन और राजनीति के अनुशासन नहीं था, कभी आपको ऐसा सामना करना पड़ा कि बैठकें हो रही है उसमें हल्ला गुल्ला मच रहा है, मंच पे हम देखते हैं कि 10 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, 100 लोग चढ़े हुए हैं, मंच गिर जाते हैं, तब कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं ये कहाँ आ गई? मैं ये कहूंगी कि सेना में आपको बनी बनाई टीम मिलती है तो सारा कुछ बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड होता है। चूंकि आप एक पद पर हैं तो आपकी टीम आपका ना केवल सम्मान करती है, आपकी बात मानती है, लेकिन राजनीति एक ऐसी चुनौतीपूर्ण जगह है, उसे मैं ये मानती हूँ कि वो अपनी अलग तरह की विधा है और उसके अपने नियम हैं और अगर आप मानसिक रूप से और दिल से उसके लिए तैयार हैं तभी आपको उस लाइन में जाना चाहिए और मैं पूरी तरह से तैयार थी। मुझे लगता था कि मेरे परिवार में चूंकि कोई नहीं गया तो इस चुनौती को तो मुझे पूरी तरह उठाना है। तो ये जरूर लगता है जब मंच गिर गया तो दुख बहुत हुआ कि नहीं सबको मंच पे क्यों चलना है, इसलिए मैंने वो विधा को ज्यादा महत्ता दी जो कांग्रेस की विचारधारा है। मैं विचारधारा की प्रशिक्षक बनी और अगर मैं मंच पे ना भी बैठूं तो मुझे अब कोई अफसोस नहीं होता। शुरू में लगता था कि मैं नई नई हूं इसलिए मैं मंच पे बैठने की कोशिश करती थी कि नहीं बैठूं, लेकिन अब मुझे उस सब से कोई खास वास्ता नहीं है। हाँ, मेरी पार्टी की विचारधारा से मुझे इश्क है। आपकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई जी और उसके बाद मतलब कोई भी प्रधानमंत्री से मिलता है, कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, तो वो अगर आपको पार्टी में कुछ काम करने के लिए एक वो देते हैं कि ठीक है आप यहाँ से काम शुरू करिए, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे तो मोदी जी ने भाजपा की तरफ जाने को कहा था और मैंने उसको छोड़ दिया? नहीं, मुझे एक बार भी अफसोस नहीं होता, बल्कि मुझे खुशी होती है कि मेरे सामने एक चमकदार दुनिया दिख रही थी, लेकिन मैंने वो चुना जिस तरफ सच था। मैं कांग्रेस को एक ऐसी पार्टी मानती हूँ जिसने देश के लोगों के साथ कभी धोखा नहीं किया, देश के लोगों को कभी आपस में नहीं भिड़ाया। ये जरूर बात थी कि जब हम किसी भी एक मैराथन में दौड़ते हैं और उसमें 80 साल से लेके 16 साल तक के बच्चे भी दौड़ते हैं और 80 साल के बुजुर्ग भी दौड़ते हैं, तो उस दौड़ में अगर सबको साथ दौड़ना है तो उस दौड़ की स्पीड उस व्यक्ति के बराबर होगी जो सबसे कमजोर होगा। कांग्रेस सबको साथ लेके चलती थी, बीजेपी अडानी और अंबानी जी के साथ में तेज दौड़ लगा रही है। तो ये बेसिक फर्क मैंने शायद आंक लिया था, तो मुझे एक बार भी ऐसा नहीं लगा, बल्कि मैं खुश होती हूँ कि इतना सामने तक बीजेपी के तरफ जाने के बाद भी मैंने उस चीज को मना किया और मुझे इससे बहुत खुशी है। चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं आप या केवल संगठन की राजनीति? संगठन की राजनीति कर रही हूँ और चुनाव लड़ने की इच्छा इसलिए रखती हूँ क्योंकि विदिशा को मैं ऐसा मानती हूँ कि ऐसे लोग जो प्रतिबद्ध हो, जिनके अंदर लालच ना हो, जो ईमानदार हो, जिनकी एक क्रेडिबिलिटी भी हो और जिसकी जन्मभूमि हो, तो मैं विदिशा के लिए ये सारे क्राइटेरिया पूरे करती हूँ और मैं विदिशा का चुनाव लड़ना चाहती हूँ। ये तो पिछले बार जब हमारे लोकसभा चुनाव हुए थे तो मैंने भी आवेदन दिया था और काफी समय नाम भी चला था। ठीक है, जब समय आता है तब हम राजनीति में उस मकाम पे भी पहुंचते हैं जहां हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जाते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि विदिशा में आपने मेहनत की और आपका नाम लगभग ये माना जा रहा था कि फाइनल है विदिशा से लोकसभा चुनाव के टिकट के लिए 2024 में, फिर अचानक से एक ऐसे उम्मीदवार जो कि लगभग राजनीति छोड़ चुके थे, घर में ही बैठे थे, प्रताप भानु शर्मा, उनका कोई टिकट की उम्मीद भी नहीं थी, वो ऐसी चाह भी नहीं रखते थे, फिर उनको टिकट दे दिया, तो क्या राजनीति में भी कोई राजनीति हो गई जो आपको टिकट नहीं मिला? मुझे लगता है कि 2 फरवरी 2024 की बात है। शिवराज सिंह चौहान जिस एयरक्राफ्ट में थे उसी एयरक्राफ्ट में मैं भी थी और हम बस में एक साथ चढ़े थे। तो शिवराज सिंह चौहान से मेरे नमस्कार वगैरह हुआ और मैंने उनको कहा कि आपने तो मेरे शहर में ही डेरा डाल लिया है। तो उन्होंने कहा किस शहर में? तो मैंने कहा विदिशा में। तो उन्होंने कहा कि क्या आप विदिशा से हैं? तो मैंने कहा मैं तो पैदाइशी विदिशा से हूँ और मैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। मुझे लगता है वो मैंने एक तरह से चुनौती जो उनको दी थी वो शायद मेरे लिए गलत साबित हुई, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी नरेंद्र मोदी जी से
इस मामले में आगे रहना चाहते थे कि उनकी जीत का अंतर मोदी जी से ज्यादा हो। तो वो चाहते थे कि वो 7.5 लाख से ज्यादा अंतर से चुनाव जीते। मुझे लगता है कि शायद मेरा उनको वो चुनौती देना मेरे आड़े आ गया। और बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनका जब समय आता है तो वो पूरी जरूर होती हैं। एक हमने सुनी है ना, वो एक शेर है, खुद राह बना लेगा बहता हुआ पानी है। तो उस पानी का जब समय आएगा तो राह भी बनेगी। नहीं, पानी का समय आएगा, लेकिन शिवराज जी ने, आपको टिकट तो कांग्रेस से लेना था, तो क्या प्रताप भानु शर्मा का टिकट शिवराज जी ने तय करवा दिया? मैं इस बारे में कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगी कि उसके लिए मैं बहुत ज्यादा परिपक्व भी नहीं हूं। और दूसरी चीज ये है कि मैंने अपफ्रंट वो चुनौती लेने की कोशिश की थी। और वाकई मेरा अनुभव भी नहीं था। देखिए, मुझे कांग्रेस पार्टी में रहते हुए लगभग 6.5-7 साल हुए हैं। और प्रताप भानु शर्मा जी हमारे बहुत ही सम्मानित 2 बार के विदिशा के सांसद रहे हैं। उनको जितना अनुभव है उतना अनुभव मुझे नहीं है। और मुझे लगता है कि अब जब मैं अगली बार अपनी दावेदारी करूंगी तो उस समय मुझे सभी लोगों का आशीर्वाद भी मिलेगा और उतना अनुभव भी हो चुका है। चुनौतियां और संघर्ष आपको, मतलब आपके मिजाज में है, आपको पसंद है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि एक तो महिला होके उस समय जब वायुसेना में विंग कमांडर बनना, फौज में जाना, ये भी एक तरह की चुनौती है, साहस है। फिर उसके बाद राजनीति में आना, ये भी उसी तरह की चुनौती और साहस है। उसमें भी जब दौर पूरा कांग्रेस का हो 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी का हो, उस समय आपका कांग्रेस को चुनना। अब इससे भी बड़ी बात कि चुनाव के लिए, राजनीति के लिए वो क्षेत्र चुनना जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, तो इसको भी एक चुनौती और साहस या दुस्साहस कहिए कि वो क्षेत्र विदिशा, हम आपको बता देते हैं कि विदिशा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। वहां से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी चुने गए, उसको केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज ने विदिशा का प्रतिनिधित्व किया। वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान वहां से सांसद हैं और केंद्र में मंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। बुधनी विधानसभा भी उनके विदिशा क्षेत्र से लगी हुई है। ऐसे में अनुमा आचार्य जी ने विदिशा चुना, एक ऐसा क्षेत्र जिसके बारे में कहा जाता है कि भाजपा ही भाजपा है वहां पे। तो क्या ये ऐसा नहीं लगता आपको कि आपने बहुत ही चुनौतीपूर्ण और गलत फैसला ले लिया इस मामले में विदिशा का, विदिश इमोशन में आके? नहीं, विदिशा मेरी जन्म भूमि है और विदिशा में हमारा परिवार जिस मंदिर की सेवा कर रहा है उसको इसी साल मार्च में 100 वर्ष हो रहे हैं। मैं समझती हूँ विदिशा के अलावा मैं किसी और जगह जाती तो वो लालच में जाती। ये मेरे लिए, जैसा मैंने कहा कि यहाँ मुझे अगर मैंने सेवा की और कुछ कर सकी और मुझे वो मौका मिला, तो मैं समझती हूँ कि मेरा निर्णय तो पूरी तरह सिर्फ एक ही, मैं कहीं और की राजनीति करना ही नहीं चाहती थी। मैंने कहा कि मैं अपने पिता को श्रद्धांजलि भी देना चाहती हूँ उसी जरिए। तो चुनौतियां, हाँ, कुछ ऐसा होता चला गया कि चुनौतियां सामने आती गई और फिर उनसे मैंने कभी मुंह नहीं मोड़ा। जब वो सामने से मिली तो सामने से ही उनको देखा है मैंने। और मैं समझती हूँ कि अगर शिवराज सिंह चौहान जैत से आकर 8 एकड़ जमीन के मालिक होकर 800 एकड़ जमीन विदिशा में लेकर बैठकर लोगों का विश्वास पा सकते हैं, तो मैं तो वहां की बेटी हूँ। मैं समझती हूँ कि मैं जिस सेना से आती हूँ, लोगों को मुझ पर भरोसा होगा, आज नहीं तो कल ये बातें जरूर होंगी। नहीं, लेकिन आप वहां की बेटी है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी 500 किलोमीटर दूर से आके विदिशा को जीत लिया। सुषमा स्वराज ने 1000 किलोमीटर दूर से आके विदिशा को जीत लिया। शिवराज सिंह चौहान ने जेठ से आके विदिशा को जीत लिया, लेकिन लोकल विदिशा का कोई आदमी अभी तक नहीं बन पाया। इसलिए भी तो ये चुनौती बड़ी है, ये बड़ी चुनौती क्योंकि है। विदिशा की जनता क्या चाहती है, इससे ये भी एक लगता है कि वो कहीं बाहर के लोगों को ही चुनती रही है। मुझे ऐसा नहीं लगता। विदिशा के लोग अक्सर ये कहते हैं, उन्होंने प्रताप भानु शर्मा जी को भी चुना जो वहीं के थे। हाँ। उन्होंने शशांक भार्गव जी को भी चुना था, वो भी वहीं के थे। तो मैं समझती हूँ कि विदिशा की जनता ये देखती है कि उनको दरअसल उम्मीद कहाँ जग रही है। अब बहुत समय तक शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे तो जनरली ऐसा जुड़ाव हो जाता है कि वो उन्हीं को बार बार चुनती रही। लेकिन विदिशा की जनता को क्या मिला? विदिशा को अभी तक कुछ ऐसा नहीं मिला है जिसके कारण वो लोग ये समझे कि उन्होंने अपने जो जो चुनाव किए उससे उनको वाकई वो कहीं आगे बढ़ सके हों। सारे नेता आगे बढ़े। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, सुषमा स्वराज विदेश मंत्री बनी, सबने विदिशा को पायदान की तरह इस्तेमाल किया। मैं समझती हूँ मेरे क्षेत्र को, मेरे विदिशा को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो कोई विदिशा का ही व्यक्ति दे सकता है। जैसे प्रताप भानु शर्मा जी ने पूरे विदिशा लोकसभा में जो मिडिल स्कूल थे वो खोले थे। विदिशा के लेके बार बार आपने जिक्र किया, अभी एक रिपोर्ट का भी जिक्र किया कि विदिशा को वो
मतलब रैंकिंग में बहुत नीचे है अभी भी। जी। तो आपको क्या लगता है कि शिवराज जी के मुख्यमंत्री रहने और सांसद रहने के बावजूद विदिशा में की हालत पहले से और कमजोर हुई है, या कुछ बेहतर है, या सो है? विदिशा क्यों नहीं पनप पाया? भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की वर्चस्ववादी पार्टी है, इनका मतलब सिर्फ ये होता है कि कुछ सीमेंट की इमारतें, कुछ सीमेंट की मूर्तियां बड़ी-बड़ी बना देंगे तो उसे विकास के नाम पर बेचा जा सकता है। तो उसी तरह से विदिशा में भी एक रेलवे स्टेशन में सीमेंट लग के बन गया। विदिशा में जो एक मेडिकल कॉलेज खुला, उसमें भी सीमेंट का ज्यादा प्रयोग है। आज भी उस मेडिकल कॉलेज में पूरा स्टाफ नहीं है। तो सीमेंट तो इन्होंने भर दी हमारे शहर में, लेकिन भावनाएं खत्म कर दी। आपस में जो लोगों के अंदर हमारे बीच में भाईचारे का सीमेंट था, वो उन्होंने खत्म किया, और ये बीजेपी ने पूरे देश में किया है। आपने देखा होगा बड़े बड़े राजमार्ग बने हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई गई हैं, लेकिन देश में जो हमारा हिंदू मुस्लिम एकता, जो हम कहते थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो भावना खत्म हो गई। तो उस सीमेंट का हम क्या करें जो सिर्फ इमारत बनाती है? हम उस सीमेंट के लिए क्यों ना काम करें जो हमारा देश बनाती है। चलिए मान लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ सीमेंट और कंक्रीट का काम किया और मजबूत पत्थर तैयार किए। नहीं नहीं, जंगल भी पूरे काट दिए, पर्यावरण प्रदूषित कर दिया, बहुत से पर्यावरण, काम किए उन्होंने। बिल्कुल। रेत बेच दी, हाँ। मिट्टी बेची उन्होंने, जो पत्थर थे सब बेचे। देश को इस तरह से खसोटा, क्योंकि मुझे लगता है जिसका किसी भी तरह से हमारे देश की स्वतंत्रता में इतना सा भी योगदान ना हो, वो देश जब उसके हाथ आएगा तो वो उससे नोच खसोट ही कर सकता है, उसे प्यार नहीं कर सकता। लेकिन सारी चीजें मान लिया आपकी कि नहीं हुआ विकास, सारी चीजें हैं, फिर भी जनता भारतीय जनता पार्टी को चुन रही है, और कांग्रेस क्यों लोगों के साथ कनेक्ट नहीं बना पाई, अभी तक ये बात पहुंचा नहीं पाई? इसमें क्या गलती है? भारतीय जनता पार्टी का अपर हैंड है चुनाव में, या कांग्रेस कमजोर है? कांग्रेस कमजोर नहीं है, लेकिन मीडिया और लोग जो हमेशा विपक्ष का साथ देते हैं, जो विपक्ष के सबसे मजबूत साथी होते हैं, वो दोनों ही उस जगह से गायब हैं। देश का मीडिया पूरी तरह से सत्ता के सामने चरण वंदना कर रहा है, और जो लोग हैं वो भ्रम में इस तरह डाले गए हैं। लगातार व्हाट्सएप की जो पोस्ट ठेली जाती है। अब एक सवाल मेरा ये है कि जब तक कांग्रेस रही, हमारे सेना के ठिकानों पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो नजर डाल ले, लेकिन हमारे यहाँ पठानकोट में, उरी में, श्रीनगर के बेस में, नगरकोट में, कालूचक में, इन सभी एयरबेस और हमले केवल बीजेपी के समय में हुए, जिससे कि जैसे ही हमारे कुछ सैनिकों के खून का धब्बा लगता है उनकी वर्दी के, देश का राष्ट्रवाद जलजला एकदम से उभर के आ जाता है। तो ये सब केवल बीजेपी के समय में हुआ, और इस तरह से लोगों के अंदर एक छद्म राष्ट्रवाद अंदर घर बनाता गया। जबकि लोगों को ये समझना चाहिए कि इंटेलिजेंस फेलियर कांग्रेस के समय में कभी नहीं होते थे। तो आज मेरे देश के लोग, जैसे विश्व में कई देशों में ऐसा हुआ, जैसे जर्मनी में हुआ, जैसे इटली में हुआ, अलग अलग समय पे जब जब तानाशाही रेजिम आई है, इसी तरह का माहौल बनता है। हमारे देश के लोगों की मिट्टी में दरअसल लोकतंत्र है। तो आज नहीं तो कल जब उनके समझ में सब कुछ आएगा, तो वो वापस उस तरफ आएंगे, और कांग्रेस की विचारधारा ही उनकी विचारधारा उनके आगे आएगी। इस समय देश में एक लहर चल रही है, राष्ट्रवाद, राष्ट्रवादी लोग, राष्ट्रवादी पार्टियां। ऐसे में सेना और भारतीय जनता पार्टी दो ही राष्ट्रवाद के प्रतीक माने जा रहे हैं। तो आपके कभी फौज के साथी या दूसरे लोग ऐसा नहीं कहते कि आपने गलत पार्टी चुन ली, आपको राष्ट्रवादी पार्टी में जाना था? सच्चाई जानते हैं आप, फौज के लोग बहुत ही व्यथित हैं, क्योंकि कांग्रेस ने 4,000 के लगभग 3,000 के लगभग जहाज खरीद के हमारे देश को की सेना को, वायुसेना को, विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना बनाया था। और पिछले 11 सालों में एक भी एयरक्राफ्ट का टेंडर किया ही नहीं गया। जो कहा गया हम इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट कर रहे हैं, उसमें महंगे जहाज खरीदे गए, और जब भी सेना की किसी खरीद की बात हुई तो इमरजेंसी परचेज से महंगे दामों पे सब कुछ खरीदा गया। तो सेना के लोग, तो अंदर के लोग जानते हैं ये सब बातें। और अग्निवीर जैसी स्कीम से 2.5 लाख के हमारी सेना कम हो गई। तो सेना लगातार कमजोर हुई है, और जो लोग अंदर काम करते हैं वो तो मेरी तारीफ करते हैं, बल्कि पूर्व हमारे नौसेना अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष मुझे फोन करके कहते हैं कि केवल आप हो जो हमारी सेना के लिए आवाज उठा रही हो। इस सरकार ने सबको, सबकी आंखों पर पर्दा डाल के रखा है। तो मैं समझती हूँ कि अगर मैं अपनी सेना के प्रति जिम्मेदारी ये निभा रही हूँ, जिस सेना ने मुझे मेरा वजूद बना के दिया,
उस सेना के लिए अगर मैं इतना कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं सही राह पर हूँ और मुझे कभी किसी ने नहीं कहा कि मैं गलत पार्टी में हूँ। कभी किसी ने नहीं कहा, क्योंकि वो लोग अंदर के लोग ये जानते हैं पंकज जी कि जो आज चल रहा है वो केवल एक दिखावा है, अंदर से सेना कमजोर हो रही है। आपकी कभी राहुल जी, प्रियंका जी या सोनिया गांधी जी से मुलाकात हुई? जी, मेरी तीनों से मुलाकात हुई। राहुल जी से तो अभी मई में ही मुलाकात हुई थी, पिछले साल या शायद अगस्त का महीना था। और प्रियंका जी से भी हो जाती है मुलाकात। जब भी किसी आयोजन के समय पर हम लोग मिलते हैं तो हम उनसे मिल पाते हैं। और मैं ऐसा मानती हूँ कि राहुल गांधी जिस ज्योत को जगा रहे हैं, उन्होंने हमेशा जो भी हमारे देश में कैलेमिटीज आई, जो जो हमारी समस्याएं आई, उसके लिए पहले से आगाह किया। इतने सच्चे व्यक्ति के खिलाफ एक बड़ा प्रोपेगेंडा हजारों करोड़ खर्च करके चला और पप्पू कैंपेन बनाया गया, लेकिन राहुल गांधी जी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के बाद उस सब से उबर आए हैं। प्रियंका जी भी, राहुल जी भी, सोनिया गांधी जी भी ये जानते हैं कि देश का लोकतंत्र कितने मुश्किल से खड़ा हुआ था। तो इनका जो समर्पण है उसका तो कोई हम सानी नहीं मानते, लेकिन मैं ऐसा समझती हूँ कि जब लोग ये बात समझने लगेंगे तो लोगों के मुद्दे भी सामने आने लगेंगे और वो जीतने भी लगेंगे, पर लोगों को इसे समझना पड़ेगा। क्या कांग्रेस का वर्तमान में प्रदेश संगठन ठीक ठाक चल रहा है? भविष्य की बिल्कुल, उम्मीद है? मैं ऐसा मानती हूँ कि कांग्रेस सड़कों पर आए दिन आप देख रहे हैं प्रदर्शन हो रहे हैं, चाहे किसानों की बात हो। अभी आप देखिए किसान कांग्रेस लगातार 5 तारीख से लेके और आने वाली 26 तारीख तक किसान रैली कर रही है, जन आंदोलन कर रही है। और उसके अलावा जो भी कहीं पेपर लीक होते हैं, कोई घपला होता है, कोई घोटाला होता है, कांग्रेस अपना विपक्ष का दायित्व पूरा निभा रही है। लेकिन मैंने देखा है कि मध्य प्रदेश के लोग जो कि बहुत सीधे हैं, वो बेहद डरे हुए हैं। उनको खुद को परेशानी होती है तो भी वो सामने नहीं आना चाहते। मैं समझती हूँ वो अपने अंदर से जिस दिन ये डर निकाल देंगे, जैसे गांधी ने कहा था डरो मत, तो मैं समझती हूँ कि उस दिन सारा जो राजनीतिक समीकरण है उस दिन वो पलट जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 1101 ट्रैक्टरों के साथ किसान कल्याण वर्ष घोषित कर दिया है। आप तो रैली निकाल रहे हैं, उन्होंने पूरा वर्ष ही किसान कल्याण को समर्पित कर दिया है। मैं समझती हूँ कि अगर उन्होंने ये घोषित किया है तो किसानों को डीएपी के लिए लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। कह रहे हैं वो मैं पोर्टल समझती बना हूँ कि दिया जो है। उन्होंने कहा था 2700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं देंगे, वो तो आज तक नहीं दिया उसका दाम। उन्होंने कहा था 3100 रुपए का धान देंगे, वो भी नहीं दिया। अब हम मांग उठा रहे हैं कि 4000 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं भी दीजिए और 4000 रुपए प्रति क्विंटल धान भी दीजिए। सोयाबीन का भी सही मूल्य दीजिए, मक्का का भी सही मूल्य दीजिए। इस सरकार ने किसानों की लागत बढ़ाई है। हर फसल पर चुनाव हमारे किसानों ने 100 बोरे गेहूं पर या 100 बोरे चावल पर, मतलब अगर हम वैसे देखें तो 200 रुपए प्रति बोरा का नुकसान उठाते हुए 40-40 हजार रुपए हर सीजन में, यानी कि एक साल में 60,000 या 80,000 रुपए का नुकसान किया है। और उनको मिलता है 6,000 रुपए सम्मान निधि के नाम पे और मध्य प्रदेश की सरकार 4,000 देती है। तो मैं आज ये देख पा रही हूँ कि किसान भाई समझने लगे हैं कि 60,000 का नुकसान करके और 10,000 लेके उनको कुछ नहीं मिल रहा है। और मैं गांवों में जाती हूँ तो किसानों का ये रोष मैंने देखा है और किसान भी अब इस बात को मानने लगे हैं कि उनका लोन या उनकी कोई भी भले की नीति होगी वो कांग्रेस की सरकार ही कर सकती है। आपने शिवराज सिंह चौहान का कार्यकाल भी देखा, विदिशा से ही है वो, और अभी आप मोहन यादव जी को भी देख रहे हो। क्या लगता है आपको, दोनों में कोई अंतर है? एक पर्ची मुख्यमंत्री को तो मैं क्लूलेस पाती हूँ, उनको पता ही नहीं है मोहन यादव को कि क्या हो रहा है उनके आसपास। प्रदेश में इंदौर में इतने लोगों की मृत्यु हो गई, नर्मदा नदी की 200 300 डंपर रेत हर रोज निकाली जा रही है। एक दिन प्रदेश में ऐसी बाढ़ आएगी जिससे लोग ही परेशान होंगे। मैं ऐसा मानती हूँ कि मोहन यादव प्रशासन किसी तरह से चला नहीं पा रहे हैं। उनके 1 साल के कार्यकाल में 23,000 युवतियों का गायब होना मानव तस्करी के बड़े रैकेट की तरफ इशारा कर रहा है और इसमें पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अक्षम दिख रहा है। तो अगर नेतृत्व में ताकत होती, नेतृत्व की समझ होती, तो जरूर यहाँ इस तरह के हालात नहीं होते। पिछले 10 सालों में भी शिवराज सिंह जी के समय को भी मिला लीजिए तो 2.5 लाख के करीब महिलाएं और लड़कियां गायब हुई हैं। मध्य प्रदेश नशे को 450 गुना बढ़ चुका है। तो मैं ऐसा समझती हूँ कि लोगों को इस सब चीजों से बहुत परेशानियां हो रही हैं, लोग व्यथित हैं, लेकिन ना तो एफआईआर लिखी जाती, ना किसी को न्याय मिलता। मैं मानती हूँ जितने खराब मोहन यादव है, मोहन यादव पूरी तरह क्लूलेस है क्योंकि पर्ची मुख्यमंत्री हैं, और शिवराज सिंह चौहान सिर्फ अपने आप को दयनीय और बहुत सहानुभूति वाला बनाकर
लोगों को बेवकूफ बनाते रहे हैं। उसे कहते हैं येड़ा बन के पेड़ा खाना। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के रहते हुए मध्य प्रदेश में आम आदमी की हालात खराब से खराबतर हुई है। आपके इलाके में अभी पिछले दिनों 2 रैलियां हुई या सम्मेलन हुए, जिसमें एक ही दिन में एक जीतू पटवारी ने किया, एक दिग्विजय सिंह ने किया, एक ही दिन में। तो आप किसमें शामिल हुई? मैं उस समय वहां नहीं थी। अच्छा। मैं चूंकि प्रशिक्षण का काम करती हूँ तो हमारी ट्रेनिंग शिविर होते हैं, मैं उसमें जाया करती हूँ। 3 दिन के हमारे शिविर होते हैं, तो उसमें कई बार मैं अपनी मौजूदगी से वहां और उत्साह भरने की कोशिश करती हूँ, तो मैं उसमें तो नहीं जा पाई थी। लेकिन मैं प्रदेश के और सारे कार्यक्रम में शामिल होती रही हूँ। जब जब भी मुझे सूचना मिलती है मैं पहुंचती हूँ। आप एक मंदिर का जिक्र कर रही हैं बार-बार कि हमारा परिवार उस मंदिर का सेवा करता है। थोड़ा-सा उसमें बताइए ब्रीफ में कि क्या मंदिर है वो, कहाँ पर है? विदिशा का जो एक माधवगंज चौराहा, मेन मुख्य चौराहा है, वहाँ एक पहले बाई साहब की छतरी यानी कि सिंधिया परिवार का एक वो स्थान होता था और खुला वहां पर एक शिवलिंग रखा हुआ था। फिर एक बार लोग कहते हैं कि एक सांड ने वहां पर उसको सींग मार के गिरा दिया। जन भागीदारी से एक मंदिर बना और एक विश्वेश्वर महादेव का मंदिर बना और उसके पुजारी मेरे दादाजी के पिताजी पंडित भवानी शंकर जी आचार्य थे। फिर पंडित गोपाल राम जी आचार्य जो मेरे दादाजी थे। तो इस वर्ष मार्च के महीने में उस मंदिर के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे और हमारे परिवार को विदिशा में रहते हुए लगभग 125 वर्ष पूरे हो जाएंगे। हम पुराना विदिशा जिसको अंदर किला कहते हैं, मैं वहां की रहने वाली हूँ। तो उस मंदिर का सिर्फ ये है कि हमारे परिवार के सारे लोग अच्छी-अच्छी जगहों पर पहुंचे। मेरे ताऊजी जो थे वो पहले ऐसे व्यक्ति बने जो विदिशा से कहीं फॉरेन कंट्री में गए, वो स्विट्जरलैंड गए थे पढ़ने के लिए। तो हमारा परिवार पढ़ाई के मामले में भी आगे बढ़ता रहा। मैं समझती हूँ कि हम लोग चूंकि आस्तिक है, मैं अपने आप को आस्तिक मानती ही हूँ और ये सभी मुझे लगता है उन्हीं पुण्य कर्मों का प्रभाव होगा। सिंधिया जी कभी आते हैं क्या उधर? आपने कहा कोई छतरी है सिंधिया वंश की। नहीं, अब तो वो छतरी 1926 में थी। अच्छा। उसके बाद से जब से ये मंदिर बना तो चूंकि एसएटीआई जो कॉलेज है उसमें सिंधिया काफी समय तक चेयरपर्सन रहे हैं और उनके परिवार का कुछ एक हिस्सा भी है उसमें, तो इसलिए वो वहां आया करते हैं। पहले क्रिकेट का टूर्नामेंट होता था उसमें अक्सर आते थे, लेकिन अब तो काफी समय से मैंने सुना नहीं है कि सिंधिया वहां आए। 2018 के बाद कांग्रेस की सरकार बनती है और फिर वो सरकार गिर जाती है, तो सिंधिया के अलग होने से ही गिरती है। तो अब आपको क्या लगता है कि वो सरकार क्यों गिरी और क्या वो गिरना गलत ही था, लेकिन क्या कांग्रेस संभाल नहीं पाई सत्ता को? नहीं, मैं ऐसा समझती हूँ कि हर आदमी की सेल्फ एस्टीम होती है, किसी की बिकाऊ होती है, किसी की नहीं होती है। तो चाहे कोई कितने भी बड़े पद पर हो, चाहे किसी का नाम कितना भी बड़ा हो, लेकिन उस खानदान का इतिहास रहा है कि उसने दगाबाजी तब भी की थी। आज जब संघर्ष का दौर था, तो मुझे जो एक ग्रेप वाइन यानी कि एक उड़ती हुई खबर ये मिली थी कि सिंधिया जिस घर में 40 साल रहते रहे और जब वो सांसद का चुनाव हारे तो उन्हें छोड़ना पड़ा और वो साउथ एक्सटेंशन में जिस घर में रहने लगे तो वहां उन्होंने थोड़ा दबंगई दिखाने की कोशिश की और वहां के लोगों ने पुलिस बुला ली। और उसके बाद सिंधिया को समझ में आया कि जब तक मैं सत्ता में रहा तब तक ही मेरा सम्मान है। तो मुझे लगता है इन सब छोटी-छोटी चीजों से जिनका गरूर वो आहत हो जाता है, जिनका अहम आहत हो जाता है, वो लोग फिर किसी तरह का भी समझौता करने को तैयार रहते हैं। सिंधिया यही चाहते थे कि उनको हमेशा पावर मिली रहे, तो जहां पावर दिखी तो वो उस तरफ चलते बने। तो मैं कुछ और टिप्पणी क्या ही करूं, जिस व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ दिया, उस व्यक्ति का अगर अपनी माँ जैसी पार्टी के लिए ये रुख है, तो उसके बारे में क्या ही कहा जाए। पॉलिटिक्स वाला राजनेता शो में हमने पावर, फौज, समाज तीनों पर बात की। सेना से में रही विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी से। हम फिर आपसे ऐसे ही किसी विषय के साथ, ऐसे ही किसी राजनेता के साथ रूबरू होंगे। पॉलिटिक्स वाला राजनेता शो में आप जुड़े रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। अनुमा जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो में आई। धन्यवाद, शुक्रिया।